बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HCI के लेक्चर नंबर 23 हम आज टास्क एनालिसिस पे बात करेंगे। आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू टास्क, टास्क एनालिसिस, टाइप्स ऑफ टास्क एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर मैनुअल। टास्क होती क्या चीज़ें? व्हाट आर टास्क? It is what the user has to do or thinks what he or she has to do in order to accomplish a goal. So किसी भी काम को करने के लिए जो करना पड़ता है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना पड़ता है या सोच के जो कुछ करना पड़ता है उसको हम टास्क कहते हैं। और हर टास्क को ऑब्वियसली मीनिंगफुल होना चाहिए, एसोसिएटेड विद द गोल, अपने टारगेट अपने गोल की तरफ गामजन होना चाहिए, और वो आइडेंटिफाइबल बाय द यूज़र होना चाहिए। यूज़र उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये टास्क हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो यूज़र को भी नज़र आना चाहिए कि ये टास्क है। और जब टास्क हमने डिफाइन कर दी तो फिर व्हाट इज़ टास्क एनालिसिस? टास्क एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द वे पीपल परफॉर्म देयर टास्क। अब वो जो किसी ने भी टास्क सोचा है कि ये टास्क उसकी होनी चाहिए, वो टास्क किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना टास्क एनालिसिस है। उस टास्क को देखना कि ये टास्क ठीक तरीके से अंजाम दी जा रही है कि नहीं, ये टास्क एनालिसिस होता है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? द थिंग्स दे डू, जो वो काम कर रहे हैं उसको देखें। फिर द थिंग्स दे एक्ट ऑन, जिस चीज़ पे वो बेस करके ये काम कर रहे हैं उसको भी देखना होता है। और फिर द थिंग्स दे नीड टू नो, और उनके पास क्या क्या मालूमात होनी चाहिए इस टास्क को करने के लिए, उन चीज़ों को देखना टास्क एनालिसिस में आता है। तो हम व्हाट इज टास्क को ज़रा मुख्तलिफ जो ऑथर्स ने कहा है उससे भी देख लेते हैं। सिकहन ने कहा है 1996 में दैट अ टास्क इज एन एक्टिविटी इन विच मीनिंग इज प्राइमरी, there is some sort of relationship to the real world, task completion has some priority, and the assessment of task performance is in terms of task outcome. So उसने कहा है कि एक एक्टिविटी जिसकी में कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, जिसका कोई मकसद होना चाहिए, वो प्राइमरी है। उनके उस टास्क को करने में और रियल वर्ल्ड के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो टास्क को कंप्लीट करने की, कौन सी टास्क पहले करनी है कौन सी बाद में करनी है, इसकी हमने प्रायोरिटी, इसकी हमने नंबर सेट करने चाहिए कि भाई ये पहले करना है, ये दूसरे नंबर पे करना है। फिर टास्क जब आउटकम हो जाए तो उस टास्क की आउटकम का एनालिसिस करना, असेसमेंट करना कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको उसने टास्क से दिया है। ननन ने 1989 में कहा कि अ कम्युनिकेटिव टास्क इज अ piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is principally focused on meaning rather than on form. The task should also have a sense of completeness, being able to stand alone as a communicative act in its own right. So उसने कहा कि ये एक जैसे जो कम्युनिकेटिव टास्क है वो एक तरह से आप क्लासरूम वर्क की तरह ले लें, एक दूसरे को जो बताने वाली टास्क है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जाहिर बात है कि जो भी जिसको आप जो कुछ बता रहे हैं वो उस बात को समझे, कॉम्प्रीहेंड करे, उसको अपने अंदर ले सके। फिर उस जो कुछ आपने उसको समझाया उसको मैनिपुलेट करे, उसको यूज़ करे। किस चीज़ के लिए? कि वो जो कुछ, जैसे हम एग्ज़ाम में चाहते हैं कि आप प्रोड्यूस करें जो कुछ आपने समझाया उस तरीके से, या इंटरेक्ट कर लें आप दूसरों के साथ जो उनके मतलब की लैंग्वेज है उसमें, और उसमें उनको वो मकसद समझा सकें, वो मीनिंग समझा सकें जो आपको समझाई गई है। और जब आप समझा सकें तो वो टास्क, हर टास्क जो चाहे मैं आपको समझा रहा हूँ या आप किसी को समझा रहे हैं, उसमें एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए कि हाँ मैंने पहुँचा दिया। और हर जो आपकी कम्युनिकेशन है वो स्टैंड अलोन में भी होनी चाहिए और पिछले से भी उसके साथ होना चाहिए, लेकिन उसका स्टैंड अलोन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हर लेक्चर
एक स्टैंड अलोन लेक्चर देते हैं कि एक अलग तौर पर एक कंप्लीट लेक्चर होता है। सो टास्क इज हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन। और एग्जाम्पल ऑफ टास्क एनालिसिस जो हैं उसमें बोरोइंग अ लाइब्रेरी बुक, मेकिंग एन एयरलाइन रिजर्वेशन, writing a check, opening a bank account, post a letter in post office। so ये सारी टास्क हैं। जो 6 क्रिटिकल फीचर्स ऑफ टास्क हैं, एलिस ने 2003 में कहा था कि अ टास्क इज अ वर्क प्लान, ये एक फीचर है। अ टास्क इन्वॉल्व्स अ प्राइमरी फोकस ऑन मीनिंग, यानी एक वर्क प्लान होना चाहिए टास्क का, फिर उसका प्राइमरी फोकस उसके मतलब में होना चाहिए। A task involves real world processes of language use। so जो टास्क को रियल वर्ल्ड के प्रोसेसेस को लेके चलना है और जिस लैंग्वेज में है टास्क बताई गई उसी लैंग्वेज में उसको करना है। A task can involve any of the 4 language skills, और वो किसी भी 4 लैंग्वेज स्किल्स को यूज कर सकती है। A task engages cognitive process, और एक टास्क को दिमाग की जो प्रोसेसेस हैं दिमाग भी उसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होनी चाहिए। और अ टास्क हैज़ क्लियरली डिफाइंड कम्युनिकेटिव आउटकम, और क्लास के एक टास्क का जो है वो बहुत ही साफ अंदाज में डिफाइंड आउटकम होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए जो आप कम्युनिकेट भी कर सकें कि मुझे इस टास्क से ये काम करना है। आज के लेक्चर का जो मेरा आउटकम है वो ये है कि आपको टास्क एनालिसिस समझ में आ जाना चाहिए। सो ये हमारा आज का एक तरह से क्लियर गोल है कि हमने ये अचीव करना है। सो टास्क एनालिसिस में फंडामेंटल मेथोडोलॉजी इन द असेसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर, जो सबसे पहला काम करना है कि हमने ये देखनी है मेथोडोलॉजी और असेस करना है कि हम ह्यूमन एरर को कितना रिड्यूस कर सकते हैं। नियरली ऑल टास्क एनालिसिस टेक्निक्स प्रोवाइड एज अ मिनिमम a description of the observable aspects of operator behavior at various levels of detail, together with some indications of the structure of the task, that is action oriented approaches। so हर task analysis ने कम से कम ये बताना होता है कि हम ऑपरेटर बिहेवियर को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट बताने होते हैं, और हमने उसकी थोड़ी थोड़ी से हर लेवल पे डिटेल होती है कि इस लेवल पे उसने क्या हमने क्या ऑब्जर्व करना है, इस लेवल पे क्या करना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना होता है कि इस टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या परफॉर्म करना है। अगर उसने डाटा एंट्री करनी है तो उसने डाटा एंट्री फॉर्म में जाना है, एंट्री मेन्यू खोलना है और फिर उसने नेम, एड्रेस वगैरह जो कुछ एंटर करना है वो करना है। तो ये आपने डिटेल करना होता है और इसीलिए इसको एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि आपके एक्शंस को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। अदर टेक्निक्स फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेस विच अंडरलाई ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये हम कॉग्निटिव अप्रोचेस कहते हैं। यानी जो दूसरी टेक्निक्स होती हैं उसमें हम उसने कितना दिमाग इस काम में लगाया है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी अगर उसको डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमने उसके डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट को देखना है कि वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, या प्रॉब्लम अगर आ गई है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ये उसके कॉग्निटिव अप्रोचेस को कहेगा, यानी हमने कॉग्निशन पे काम किया, उसके दिमाग की वर्किंग के ऊपर काम किया। अब व्हाट में क्या है, एनालिसिस ऑफ अ टास्क इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव, मोटर एंड परसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। व्हाट में हमने क्या देखना है कि हमने एनालाइज करना है कि उसने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया, उसकी हाथों, जिस्म की, आंखों की जिस जिस चीज़ में मूवमेंट इन्वॉल्व है उसको हम मोटर मूवमेंट कहते हैं, कि हमने मूव किया, एक तरह से मोटर की तरह यूज़ किया। और फिर परसेप्चुअल, उसने सोचा क्या कि उसने इस टास्क तक पहुंचने के लिए उसने अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो परसीव क्या किया, टास्क को समझा भी है या नहीं, और समझ के फिर उसको परफॉर्म किया या नहीं किया। वाई में है कि हमने हाउ पीपल वर्क, इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर
सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है द टास्क दैट अ यूज़र विल परफॉर्म ऑन अ न्यू और एग्जिस्टिंग सिस्टम। फिर हमने उसका ये देखना है कि वो नए या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे सिस्टमेटिकली अप्रोच कर रहा है, टास्क को अचीव कर रहा है। फिर task analysis for a new system forms the basis of the design for user interaction। और ये जो task analysis होता है ये एक्चुअली बेसिस बन जाता है किसी भी डिज़ाइन का जो यूज़र इंटरेक्शन के लिए हमें बनाना होता है। हाउ में हम करेंगे यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड टास्क डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स। अब हमने कैसे डाटा कलेक्शन करने हैं, उसकी क्या वैरायटी होनी चाहिए और टास्क को किस किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टेक्निक्स को हम हाउ में देखते हैं। सो टास्क एनालिसिस में मेथड्स टू एनालाइज पीपल्स जॉब्स में हमारे पास ये देखना है कि व्हाट पीपल डू, व्हाट्स थिंग दे वर्क विथ, कौन सी चीज़ें हैं जिसके वो साथ काम करते हैं, व्हाट दे मस्ट नो, और उनको क्या क्या पता होना चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। गोल्स क्या होते हैं किसी भी टास्क एनालिसिस के? हमने इलिसिट डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट पीपल डू, हम ये कुछ उस को डिस्क्राइब कर सकें, हासिल कर सकें टास्क के एनालिसिस के ज़रिए कि लोगों ने क्या क्या किया। फिर उन डिस्क्रिप्शंस को हम रिप्रेजेंट भी कर सकें, चाहे इन वर्ड्स करें, चाहे डायग्रामेटिकली करें, चाहे उसका पूरा प्रोसेस लिख दें। सो ये हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि लोग सारी जो डिस्क्रिप्शन है उनको कर दें। फिर प्रिडिक्ट डिफ़िकल्टीज और परफॉर्मेंस, फिर हम उस टास्क एनालिसिस के ज़रिए ये भी प्रिडिक्ट कर सकें कि लोगों को इस टास्क को करने में क्या क्या दुश्वारियां होंगी और इन दुश्वारियों की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम टास्क एनालिसिस में मेजर करते हैं लर्नेबिलिटी, उनको कितना समझ में आया है, और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बिटवीन सिस्टम्स के उन्होंने कितनी नॉलेज सिस्टम से हासिल की और कितनी नॉलेज सिस्टम को दे दी समझने, इस पूरे समझने में। फिर इवेल्युएट करना होता है सिस्टम्स अगेंस्ट यूजिबिलिटी एंड और फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर हमने इवेल्युएट करना होता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस टास्क की क्या थी और लोगों ने इसको यूज़ कैसे किया। ये जो इवेल्युएशन होती है ये एक तरह से फाइनल टास्क एनालिसिस की एक रिपोर्ट हो जाती है, जो कि गोल हो जाता है कि हमने ये एक फाइनल रिपोर्ट देके टास्क एनालिसिस ख़त्म कर दिया। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी वर कंसिडरिंग द जॉब ऑफ हाउस कीपिंग, वी वुड वांट टू से थिंग्स लाइक, अगर हम किसी हाउस कीपिंग के काम को लेके चलें तो हम क्या कहेंगे? टू क्लीन द हाउस, हम पहले कहेंगे गेट द वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर लेके चले आउट, वो बाहर निकाले। फिक्स द अप्रोप्रिएट अटैचमेंट्स, उसको फिक्स करे, उसके साथ जो अटैचमेंट्स लगानी होती हैं, आपने किस चीज़ को वैक्यूम करना है वो आप करें। फिर क्लीन्स द रूम, उसके बाद आप रूम को क्लीन करना शुरू करें। फिर जब वैक्यूम क्लीनर का डस्ट बैग जो है वो फुल हो जाए तो उसको क्लीन करें, और फिर जब आप सारी क्लीनिंग कर लें तो पुट द वैक्यूम क्लीनर एंड टूल्स अवे, और फिर जो कुछ आपने टूल्स वगैरह निकाले हुए, वैक्यूम क्लीनर निकाला हुआ है, उसको आपने रखना है अपनी जगह पे। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें वैक्यूम क्लीनर का सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्लीनर क्या है, उनकी अटैचमेंट्स क्या हैं, उसके अंदर डस्ट बैग होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक से ज़्यादा डस्ट बैग का पता होना चाहिए कि एक अगर फुल हो जाए और उसको क्लीन करने, उसको आपको डस्टबिन में डालने की जगह ना हो तो उसको आप साइड पे रख के दूसरा लगा लें। फिर आपको रूम के बारे में पता होना चाहिए और कौन कौन से कबर्ड्स हैं, उसके अंदर अलमारी हैं, क्या क्या कुछ है, तो रूम की इन्वायरमेंट वगैरह का और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का पता होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अप्रोचेस जो हैं टास्क एनालिसिस की क्या हो सकती हैं? ये तीन हो सकती हैं। पहली ये है कि टास्क डिकम्पोजिशन, कि हम टास्क को डिकम्पोज कर दें, छोटी छोटी टास्क में उसको ट्रांसफ़र कर दें। फिर हमें नॉलेज बेस्ड टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं जो है वो नॉलेज को भी अपनी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
और फिर एंटिटी रिलेशन बेस्ड एनालिसिस, और हमें हर एंटिटी की जो है उस टास्क के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी बेस पे एनालिसिस करना चाहिए टास्क के लिए। हेल्प्स इन ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर टास्क एनालिसिस जो है हेल्प करता है कि हम ट्रेनिंग मटेरियल और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकें। द स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिस्टम, और इसी तरह रिक्वायरमेंट की जो हम स्टेटमेंट है वो भी इस खास तौर पे सिस्टम, जिस सिस्टम का हम काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट भी हम पूरी तरह से बना सकें। इसमें जनरल मेथड्स क्या हैं एनालिसिस के? एक तो ऑब्जर्व करना है, जाहिर बात है देखना है लोगों को कैसे कर रहे हैं। फिर कलेक्ट अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस, फिर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड लोगों से हासिल करने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदाज में क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, उनके क्या वर्डिंग है, जो कुछ भी है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले लेंगे। फिर जो ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल गया है इसको ऑर्गेनाइज यूजिंग नोटेशंस और डायग्राम्स, फिर इनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे नोटेशंस और डायग्राम्स को यूज करते हुए। डिफरेंसेस फ्रॉम अदर टेक्निक्स में क्या आ जाता है? अब सिस्टम एनालिसिस और टास्क एनालिसिस में अगर हम डिफरेंस करें तो सिस्टम एनालिसिस में जो फोकस होता है वो सिस्टम डिज़ाइन की तरफ होता है, टास्क एनालिसिस में यूज़र की तरफ होता है। कॉग्निटिव मॉडल से अगर हम टास्क एनालिसिस को कंपेयर करें तो उसका फोकस होता है इंटरनल मेंटल स्टेट पे कॉग्निटिव एनालिसिस का, लेकिन टास्क एनालिसिस का एक्सटर्नल एक्शंस पे होता है कि हम एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कॉग्निटिव मॉडल ये देख रहा होता है कि हम सोच क्या रहे हैं। फिर कॉग्निटिव मॉडल देखता है कि प्रैक्टिस्ड यूनिट टास्क, किस तरह से हमने एक एक जो टास्क है उसको कैसी प्रैक्टिस की है, किस तरीके से उसको परफॉर्म किया है। जबकि टास्क एनालिसिस का फोकस रहता है होल जॉब के, कंप्लीट जॉब कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। अगर वो एज अ होल जॉब कंप्लीट नहीं हुई, एंड नहीं हुई, तो फिर कंप्लीट जॉब एंड नहीं हुई तो फिर टास्क एनालिसिस यूनिट को नहीं देखता कि ये अच्छा ये वाला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं, जॉब खत्म हुई है नहीं हुई है उसको उस पर फोकस रहता है। अब टास्क डिकम्पोजिशन की बात की थी तो हमने कैसे कर सकते हैं, हम टास्क को डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं छोटी छोटी टास्क में। अ टॉप डाउन प्रोसेस इन विच अ टास्क इज स्प्लिट इनटू सब टास्क बाय सीक्वेंस। तो एक तो हमारा टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें हम ये करते हैं कि हर टास्क को स्प्लिट करते रहते हैं सब टास्क में, इसको हायरार्की भी कहते हैं कि हम हायरार्की में काम करते हैं। एम्स क्या होता है? डिस्क्राइब द एक्शन यूजर डू। इसमें हम चाह ये रहे होते हैं कि जो कुछ यूजर को करना है उनके एक्शंस को हम डिस्क्राइब कर दें, बता दें। स्ट्रक्चर एक्शन इन अ टास्क, सब टास्क हायरार्की, और हमें उस एक्शंस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है, इस तरीके से करना है कि टास्क के अंदर ये होगा, इस सब टास्क में ये होगा, और डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ सब टास्क। इसी तरह हमें वो ऑर्डर भी, प्रायोरिटी भी डिस्क्राइब कर देनी है कि पहले ये करना है फिर इसके बाद ये करना है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, सबसे पहले हमने वैक्यूम क्लीनर को निकालना है। जब हमने वैक्यूम क्लीनर जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ से निकाल लिया, फिर हमने उसकी अटैचमेंट लगानी है, फिर उसकी पावर केबल लगानी है, डस्ट बैग चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें एक हायरार्की में होंगी और फिर आप काम शुरू करेंगे, और फिर जब डस्ट बैग जो है वो फुल हो जाएगा तो वो निकाल के नया डस्ट बैग निकाल लगाना है, या वो डस्ट बैग जो है किसी और बैग में बड़े जहाँ पे आप वो रख रहे हैं उसमें खाली करके फिर उसको लाके दोबारा से लगाना है। सो ये इस तरीके से आप इसको सब लॉस और ऑर्डर आप अपना बना लेंगे। So hierarchical task analysis is a systematic method of describing how work is organized in order to meet the overall objective of the job. So इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो जॉब की कंप्लीशन है, ये हमारा जॉब को एंड करना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव होता है। इसको हमने करना होता है कि अब हमने कैसे ऑर्गेनाइज करें एक मेन टास्क से सब टास्क के अंदर। It involves identifying in a top-down fashion the overall goal of the task. और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है टॉप डाउन फैशन से कि टॉप पहले फिर नीचे मेजर गोल ऑफ द टास्क के गोल क्या है इस टास्क का। देन द वेरियस सब टास्क एंड द कंडीशंस अंडर विच दे शुड बी कैरिड आउट टू अचीव दैट गोल। फिर हमें सब टास्क में जो हमने डिवाइड किया है, अब सब टास्क के अंदर हमने कंडीशंस भी बतानी है और हमने ये भी बताना है कि कैसे आप ये सब टास्क को परफॉर्म करेंगे। और हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि
हम जॉब को फिनिश कैसे कर रहे हैं, फिनिश नहीं करना है इसमें, तो हमें जॉब की फिनिशिंग या अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जाना है। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग टास्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की टास्क है तो उसको हम उसकी एक हायरार्की बना देंगे, उसका एक ऑर्डर बना देंगे ऑपरेशंस के लिहाज से। डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल मस्ट डू विद इन आर सिस्टम एंड प्लान्स, और उसमें हम ये डिफाइन कर देंगे कि लोगों को क्या क्या काम करने हैं उस सिस्टम में या उस प्लान के अंदर। द कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू टेक दीज ऑपरेशंस। सो वो कंडीशंस भी बतानी है कि ये तो मस्ट फुलफिल करनी है जो भी इस सब टास्क कर रहा है या सब प्लान्स कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसको उसकी कंडीशन ज़रूर बता देंगे कि ये आपने इसको फुलफिल किए बगैर, इस कंडीशन को फुलफिल किए बगैर आपका ये काम नहीं होगा। यानी अगर हमने एक से ज़्यादा रूम को क्लीन करना है और हमने ज़्यादा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है तो हर एक को ये बता देंगे कि भाई इस कमरे की सफाई तो मस्ट है, या कमरे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई इस अलमारी की, इस कबर्ड की सफाई किए बगैर आपका काम नहीं होगा, या इस कारपेट पे ये जो धब्बा लग गया है जब तक ये साफ नहीं होगा हम टास्क आपका कंप्लीट नहीं समझेंगे। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क एनालिसिस टेक्निक्स जो है वो हायरार्किकल टास्क एनालिसिस है, और ये रिकर्सिवली ब्रेक टास्क डाउन इनटू सब टास्क होता है। हमने रिकर्सिवली यानी एक के बाद एक जो है टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते रहना होता है, और हमने टास्क को डिफाइन करना होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, ऑपरेशंस एंड प्लान। यानी गोल क्या है, उसको ऑपरेशन क्या है, और उस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए प्लान क्या है हमारा। Goals, what person is seeking to achieve, obviously. Operations, activities to meet that goals. अब operations वो हैं कि जो activities उसने करनी है, और plans क्या हैं, condition under which operations are carried out. So आपने वो जो conditions लगा दी गई हैं वो आपका plan है कि भाई इस plan को पूरा करना है। अब हम उसी तरीके से वही clean the house को लेके चल रहे हैं कि ये हमारा major objective है, 0 है इसलिए इसका। फिर हमने कहा गेट द वैक्यूम क्लीनर आउट, सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर आउट किया, फिर 2 किया गेट द अप्रोप्रिएट अटैचमेंट, अब उसकी अप्रोप्रिएट अटैचमेंट करनी है। फिर क्लीन द रूम्स, अब क्लीन द रूम्स जब हमने कह दिया तो रूम्स में हमारे पास क्या क्या है, क्लीन द हॉल, अब ये एक सब टास्क आ गई। क्लीन द लिविंग रूम्स, ये भी सब टास्क आ गई क्लीन द रूम्स की। क्लीन द हाउस की पहले हमने 3 बता दिए, आगे भी बताएंगे। अब ये क्लीन द रूम्स में हम मजीद सब टास्क ला रहे हैं। फिर लिविंग रूम के बाद हम क्लीन द बेडरूम्स। सो ये 3 हमने एक तरह से सब टास्क क्लीन द रूम्स के अंदर कर दी। फिर हम वापस मेजर टास्क की तरफ गए कि एम्प्टी द डस्ट बैग। अब अगर वो डस्ट बैग भर गया है ये सारा कुछ करने के बाद तो उसको एम्प्टी करे, फिर उसके बाद वैक्यूम क्लीनर और अटैचमेंट को अलग करे। सो ये जो है इसी तरीके से आपने करना है। इसमें प्लान्स क्या है, प्लान 0 के लिए हम कह रहे हैं कि डू 1 2 3 5 इन दैट ऑर्डर, और when the dust bag gets full do 4, और जब भी डस्ट बैग भर जाए तो आपने 4 को परफॉर्म करना है। ये बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, इसलिए हमने कह दिया when। सो अब प्लान 3 के अंदर हमने मजीद सब टास्क बना दिए हैं। डू एनी ऑफ 3.1 3.2 3.3 इन एनी ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन विच रूम नीड्स क्लीनिंग। सो अब इसमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है कि हॉल को पहले करेगा, लिविंग रूम को बाद में करेगा और आखिर में बेडरूम करेगा। जो भी रूम क्लीनिंग चाहिए उसका ऑर्डर उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो करे। सो अब टेक्सचुअल फॉर्म में हम क्या कह रहे हैं, टास्क, इस टास्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इंडेंटेशन इज यूज टू डिनोट द लेवल्स इन द टास्क हायरार्की। अब ये जो इंडेंटेशन हमने यूज की है ये टास्क की हायरार्की बता रही है। 0 जो है ये हमारा अल्टीमेट गोल है, इसके अंदर हमने ये बताया कि सबसे पहले ये करना है और फिर ये करना है, और फिर इसके अंदर हमने मजीद इंडेंट कर दिया है, अंदर की तरफ कर दिया है कि भाई ये चीजें करनी है। अब इसमें ये ऑर्डर को हमने कह दिया है कि ये रहेगा। प्लान्स आर लेबल्ड बाय द टास्क दे करस्पॉन्ड टू, और प्लान को, हर प्लान को हमने लेबल कर दिया है 1 2 3, फिर 3.1 3.2 3.3 4 5 के हवाले से। ओनली द प्लान्स डू नॉट द ऑर्डर ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, और ये जो ऑर्डर जो है ये हमने इसको इस तरीके से बता दिया कि इस ऑर्डर में हमने करना है।
और not all subtasks need to be performed and not necessarily in the order presented in the hierarchy। और ये जो सबटास्क हैं हमने इसको जो है इन ऑर्डर में करने की ज़रूरत पर जोर नहीं दिया। सिमिलरली अटैचमेंट आप पहले ले सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बगैर वैक्यूम क्लीनर और अटैचमेंट लगाए आप क्लीन द रूम्स नहीं कर सकते। इसी तरह ये कहा है कि जब भी फुल हो जाए रूम तो वो डस्ट बैग को खाली कर दे, और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगी आप जाहिर बात है अटैचमेंट और वैक्यूम क्लीनर को नहीं डालेंगे। तो नॉट नेसेसरली कि हायरार्की यही रहे, लेकिन आपको हायरार्की में थोड़ी बहुत तो गुंजाइश दी है, लेकिन जारी नहीं है। सिमिलरली हर रूम को क्लीन करना जरूरी नहीं है, जो क्लीनिंग मांग रहा है वो क्लीन करे। सो इसलिए सारी टास्क भी परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। सो इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या कहेंगे कि क्लीनिंग द हाउस हो गई, फिर हमने कहा डू प्लान 0 जो है डू 1 2 3 4 5 इन दैट ऑर्डर, व्हेन द डस्ट बैग गेट्स फुल डू 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 के अंदर अगेन सब टास्क है 4 5, तो 4 को हमने जो है कहा है कि जब भी हो जाए भर जाए तब भी करे, और यहाँ पे हमने कह दिया है डू एनी ऑफ 3.1 3.2 और 3.3 इन एनी ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन विच रूम्स नीड क्लीनिंग। सो इनमें से कोई सा भी कर ले, जो क्लीनिंग चाहिए उसको तो करे, क्योंकि आखिर में हमने ये चेक करना है कि जिस ऐसे किसी रूम को जिसको छोड़ दिया जिसकी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट है तो ये टास्क अचीव नहीं हुई तो वो फिर करना पड़ जाएगा। सो और इसमें ऑर्डर की कोई कैद नहीं है। अब जनरेटिंग हायरार्की, हम कैसे हायरार्की जनरेट कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द मेजर टास्क टू बी एनालाइज। सबसे पहले मेजर टास्क क्या है, हमें इसमें क्लीन द हाउस है, ये हमारी मेजर टास्क है। परचेज अ फ्लाइट टिकट ऑनलाइन, ये हमारी मेजर टास्क हो जाएगी। कॉपी या 10 पेज पेपर, अगर हम 10 पेज पेपर की कॉपी कर रहे हैं तो वो टास्क हो जाएगी, मेजर टास्क हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ब्रेक डाउन द मेजर टास्क इनटू सब टास्क, अगर हमने क्लीन द हाउस करना है तो हमने दिखा दिया, परचेज ऑफ फ्लाइट टिकट करना है तो हम उसको सब टास्क क्या होगी कि कंप्यूटर को ऑन करना है, उस साइट पे जाना है, नेट से देखना है कि नेट कनेक्टेड है या नहीं है, और फिर हमने उस साइट पे जाके बुकिंग करनी है। फिर ज़रा बुकिंग को ये देखना है कि कोई और चीप फ्लाइट तो नहीं मिल रही। सो इन और ये सब टास्क होती जाएंगी। What subtask must be accomplished in order to perform the main task। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले के कौन कौन सी सब टास्क जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि हम मेजर अपनी टास्क को अचीव कर सकें। सो रेफर टू वेरियस सोर्सेज, एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, डॉक्यूमेंटेशन एट्सेट्रा। हमें किसी भी टास्क अगर हमसे नहीं हो रही, अगर हम ऑनलाइन बुकिंग खुद से नहीं करा पा रहे या हम श्योर नहीं है कि क्या ये ठीक भी है या नहीं, तो हम हो सकता है कि किसी जो है वो फ़ोन करें एयरलाइन जो ऑफिस हैं या जो बुकिंग ऑफिस हैं उनको फ़ोन करें, उनसे उस बुकिंग का प्राइसेस लें, और अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी बुकिंग ठीक है तो चल जाएगा, या किसी और ने जिसने अच्छे तरीके से इसको किया हुआ है आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से करना है। ट्राई टू बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब टास्क। हमेशा सब टास्क की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बड़ा स्पेसिफिकली, बड़ा क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। डिसाइड अपॉन द लेवल ऑफ डिटेल इनटू विच टू फर्दर डिकम्पोज द सब टास्क, और हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमने क्या लेवल रखना है डिटेल का, और कितनी और कौन कौन सी सब टास्क को हम फर्दर मजीद सब टास्क में डिकम्पोज कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। और फिर कोई सम स्टॉपिंग रूल होना चाहिए कि हम कितने नीचे तक सब टास्क में जाएं। हम एक जगह पे हम ये डिसाइड कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, कीप डिकम्पोजिशन एंड नंबरिंग कंसिस्टेंट, और जो डिकम्पोजिशन और नंबरिंग है उनको कंसिस्टेंट ही देनी होगी। ये नहीं होगा कि आपने टास्क 3 को डिकम्पोज किया और उसका जो नंबर दे रहे हैं वो 4.1 दे रहे हैं, या 3.1 को आपने डिकम्पोज किया है तो वो 3.11 तो हो सकता है, वो 3.2 नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से हम इसमें ख्याल रखना होता है। ग्रुप सम टास्क सब टास्क इफ
टू डिटेल्ड इनटू हायर लेवल सब टास्क। अगर बहुत सारी सब टास्क नीचे बन गई हैं तो उनको एक साथ ग्रुप करके किसी एक सब टास्क में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। प्रेजेंट द हायरार्की टू आर डोमेन एक्सपर्ट्स टू चेक फॉर एरर्स और ओमिशंस। फिर ये जो आपने सब टास्क बनाई है किसी आप जो डोमेन एक्सपर्ट है उसको दिखाएं और उससे पूछेंगे इसमें कोई एरर या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, तो वो फिर आपको फर्दर गाइड कर देगा। स्टॉपिंग रूल्स क्या है? डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द टास्क एनालिसिस। आपके टास्क एनालिसिस के पर्पस पर डिपेंड करेगा। पुट मोर एफर्ट इनटू दोस सब टास्क विच आर डायरेक्टली रेलेवेंट टू द इंटेंडेड पर्पस। हमें उन सब टास्क में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होगी जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट होंगी जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके साथ। जैसे हम कह रहे हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन इन केमिकल प्लांट हो गई तो वहाँ पे हम क्या होगा, हम कहेंगे रीड द अलार्म्स, वर्क आउट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, परफॉर्म करेक्टिव एक्शन। सो हम पहले अलार्म को देखेंगे कि उसको कैसे हमने स्टार्ट करना है, फिर जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं उनको वर्कआउट करेंगे कि कैसे करना है, और फिर वो जो है करेक्टिव एक्शन जो है परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। If our ultimate aim is to install computer monitoring of the plant, then we would be interested in expanding tasks sub 1 and 3. So अगर हम कंप्यूटराइज्ड जो मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं प्लांट की, तो हमें जो रीड द अलार्म और परफॉर्म करेक्टिव एक्शंस को थोड़ा सा और जो है सब टास्क में एक्सपेंड करना होगा ताकि समझ सकें कि क्या हो रहा होगा। लेकिन इफ द एम इज टू प्रोड्यूस ऑनलाइन ऑपरेशंस मैनुअल्स देन सब टास्क 2 वुड रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमें जब उसका ऑनलाइन ऑपरेशन मैनुअल बनाना होगा तो हमें जो वर्कआउट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस है उसको डिटेल में बताना होगा ताकि वो मैनुअल जो है उसमें एक्सपेंशन करेंगे ही तो हमें पता चलेगा कि मैनुअल में क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए। सो इस तरीके से हम अपनी टास्क और सब टास्क को आगे लेके जा सकते हैं या कहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं कि भाई जब हमें मॉनिटरिंग करनी है तो हम इस पे थोड़ा सा कम एम्फेसाइज करेंगे, वरना अगर हमें मैनुअल बनाना है तो हमारा इस पे फोकस ज़्यादा होगा। अब जो स्टॉपिंग रूल है वो P/C है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक एंड कॉस्ट ऑफ द मिस्टेक जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन द एम इज टू डिजाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स, और ये सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब हमें ट्रेनिंग मटेरियल बनाना होता है। If the probability of making a mistake in task P multiplied by the cost of the mistake C is below a threshold, then stop expanding. अगर वो किसी थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई है P/C, देन आप एक्सपेंड करना छोड़ दें, अब ये बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जो है फिर फ़ायदेमंद नहीं होता। सो P/C हम करते रहेंगे जब हम मटेरियल बना रहे होते हैं कि अब इसकी इतनी फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सिंपल टास्क नीड नॉट टू बी एक्सपेंडेड अनलेस दे आर क्रिटिकल। इसी तरह जो हमारी सिंपल टास्क है उनको हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो क्रिटिकल है, जैसे कि केमिकल प्लांट में अगर हमें ये बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, ठीक है ना, फायर लग गया खुदा ना खास्ता, लेकिन अब केमिकल प्लांट में ये बड़ा ज़रूरी है कि कहीं पे आप पानी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे आपको सैंड यूज़ करना पड़ता है, कहीं पे आपको कार्बन फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, वहाँ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि अगर ये वाली चीज़ों में इन केमिकल्स में आग लगी है तो ये करें, वरना दूसरी पानी कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ नहीं करें। सो ये वहाँ पर डिटेल देनी पड़ जाती है इवन सिंपलेस्ट टास्क में भी। Stop at the point where the task contains purely muscle actions or involves purely cognitive activities. जो usually stopping condition होती है वो जहाँ पे आपको अब ये काम आपको उठाना है और करना है, muscle actions यूज हो जाते हैं, वो आपने वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, या जहाँ पे आपकी mental activity यूज हो जाने करनी होती है वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना होता है एक्सपेंशन को। एक एग्जांपल है, माउस मूवमेंट जब करवानी है तो अब आप उसको फर्दर एक्सप्लेन ना करेंगे माउस मूवमेंट कैसे करेगा, इस कोऑर्डिनेट पे लाएगा या इस पिक्सल पे लाएगा, वो खुद ही कर लेगा। इसी तरह रिकॉल समवन्स नेम अगर किसी को करना है तो आपने उसको ये नहीं बताना कि नाम सोचने के लिए ना तुम ये वाली फलानी टेक्निक इस्तेमाल करो, ठीक है, वो खुद ही सोच लेगा। सो हम अगर
मेकिंग अ कप ऑफ टी को देखें तो मेक अ कप ऑफ टी, अब हम इसमें सब टास्क क्या है, बॉयल वाटर, एम्प्टी पॉट, पुट टी लीव्स इन पॉट, फिर पॉट में टी लीव्स डालें, पोर इन बॉइलिंग वाटर, फिर उसमें बॉइलिंग वाटर डाल दें, वेट फॉर 4 और 5 मिनट्स, ये 4-5 मिनट तक आप इंतज़ार करें। अब जो है चाय तैयार है, पोर टी और लोगों को टी दे दें। ये दम करके चाय बनाने का तरीका है जो एटलीस्ट मुझे पसंद है। अब बॉयल वाटर को जब हमने सब टास्क में किया तो हमने कहा कि 1.1 क्या हो गई। अब देखें लेबल 1 से चल रहा है तो 1.1 चल रहा है। फिल कैटल, कैटल को भरें चाय की पतीली को, फिर चाय की पतीली को स्टोव पे रख दें, चूल्हे पे रख दें, फिर वेट फॉर कैटल टू बॉयल, और जब वो बॉयल हो तक उसका वेट करें। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो टर्न ऑफ गैस और उसकी चूल्हे को बंद कर दें। Plan 0 do 1 at the same time if the pot is full, do 2 then do 3 and 4। अगर वो आपने जिसमें चाय की एक तो पतीली है, लेकिन पॉट का मतलब ये है कि वो चायदानी जिसमें चाय डालनी है, अगर वो भरा हुआ है तो आप 1 और 2 एक साथ कर सकते हैं, उसको खाली करें। और जब ये हो जाता है तभी आप जो है जब आपकी बॉइलिंग हो जाएगी, बॉयल मिल जाएगा आपको वाटर, तभी आप 3 और 4 कर सकते हैं। फिर आफ्टर 4 और 5 मिनट्स डू 6, फिर आपने 4-5 मिनट का वेट करना है और उसके बाद आपने चाय को लोगों को पेश करनी है। डू प्लान 1.2, 1.1, 1.2, 1.3। आप पहले जाहिर बात है केटल को भरेंगे, फिर स्टोव पे रखेंगे, फिर उसको बॉईल करने का इंतजार करेंगे। जब वो बॉईल हो जाएगा तभी आप चूल्हा बंद करेंगे। अब इसमें कोई ओमिशन और एरर को हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? जाहिर बात है कि एम्प्टी पॉट हम उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम चाय डालने लगे, पोर करने लगे, तब भी हम एम्प्टी को कर सकते हैं। तो ये हम इसका वेट कर सकते हैं। वेट फॉर 4 और 5 मिनट्स कम किया तो चाय अच्छी नहीं होगी। सो इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी ओमिशन और कौन सी एरर हम कर सकते हैं। आप भी सोचिएगा क्या कर सकते हैं। कैन सम फर्स्ट लेवल सब टास्क कैन बी कंबाइन। अब ये हम दे सकते हैं कि क्या ये जो सब टास्क है इनको कंबाइन किया जा सकता है। ऑब्वियसली मुश्किल है कि हम इनको कंबाइन कर सकें। ये चीज़ें जाहिर बात है कि हमें वेट भी करना है। केटल को हम स्टोव पे रख के भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सोचने की बात है। अब हम इसको फर्दर अगर करें तो हमने कहा कि मेक पॉट ऑफ टी को अगर हम थोड़ा सा सब डिवाइड करें, वार्म पॉट कर दें, पहले पॉट में गर्म पानी कर दें, पुट टी लीव्स इन पॉट, फिर पोर इन बॉइलिंग वाटर। तो पहले हम अगर पॉट को वार्म कर दें तो बड़ा अच्छा होता है, तो पहले उसमें गर्म पानी पहले ही डाल दें तो अच्छा होता है। अब इसमें जो है हम ये कह रहे हैं कि एक और हमने ऐड कर दिया कि टर्न ऑन गैस। यहाँ पे हमने पुट केटल ऑन स्टोव रखा था, हमने ये भूल गए थे कि गैस को हमने टर्न ऑन भी करना है। यहाँ पे हमने एक भूल गए थे कि पॉट में जब ठंडे पॉट में डायरेक्ट गर्म पानी नहीं डाला जाता, पहले उसको थोड़ा सा वार्म कर लिया जाता है। यानी बॉइलिंग वाटर अगर आप पॉट में डायरेक्ट डालेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, तो पहले उसको वार्म करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो उससे चाय अच्छी जो बन जाती है। फिर जब चाय गर्म करनी होती है तो हमें टर्न ऑन गैस करनी होती है। हमने टर्न ऑफ तो पीछे डाल दिया था, ओमिट कर दिया था, लेकिन टर्न ऑन नहीं रखा था, इसलिए टर्न ऑन को हमने ओमिट कर दिया था। अब कैन वी एक्सपेंड 5? ऑब्वियसली वी कैन। कैसे कि हम इसमें कह सकते हैं पोर टी में पुट मिल्क इन कप, फिल कप विद टी, ऐड शुगर टू टेस्ट। हमने 3 और उसमें ऐड कर दिए, 5.1, 5.2, 5.3। और जब हमें एक से ज्यादा कप बनाना होगा तो अब जाहिर बात है कि हमें ये बार बार परफॉर्म करना होगा। मोर कप जब तक यस है तो हम 5.1, 5.2, 5.3 को बार बार करेंगे। यहाँ पे अब प्लान हमारा ये हो गया कि हमने इसको बढ़ा दिया और मोर कप्स के लिए भी हमने ये वाला एक्शन करते रहे। जब नहीं होगा फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा।
अब हैंडलिंग वेटिंग, अब वेट को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आफ्टर 4 और 5 मिनट्स डू 6, सो ये एक तरह से वेट फॉर 4 और 5 मिनट्स, तो ये रिडंडेंट भी हो सकता है और ये सब टास्क है, प्लान है, क्या है, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा. सो considered as a subtask if it is a busy waiting, अगर ये हम इसमें इसको सबटास्क उस वक्त करेंगे जब हम बिजी हैं वेट करने में. एग्जाम्पल ये है कि पर्सन मे बी चैटिंग वाइल द टी ब्रूज, तो जब तक चाय गर्म हो रही है या चाय उसमें जो है वो लीव्स में से चाय का रंग निकल रहा है, चाय दम पे है, तो हम उस वक्त तक कोई बात कर सकते हैं. इंक्लूडेड इन द प्लान इफ टाइम सीम्स क्रिटिकल फॉर द टास्क सीक्वेंस, अगर टाइम को आपने बड़ा क्रिटिकल रखना है तो फिर ये प्लान हो जाएगा. अगर बिजी वाली चीज है तो आप सब टास्क बना देंगे जैसे कि हमने बनाया है, लेकिन अगर टाइम क्रिटिकल है, जैसे अगर किसी प्लांट वगैरह में आपने केमिकल प्लांट में कोई टाइमिंग रखनी है तो वह टाइम क्रिटिकल है, तो वो फिर प्लान होगा, उस प्लान के बगैर ये काम नहीं होगा. Perhaps a little redundant in this example, but task analysis is not an exact science. अब इस एग्जाम्पल में ये जाहिर बात है रिडंडेंट लग रहा है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब हम टास्क एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, इसलिए रिडंडेंट चीज़ें भी उसमें बाज़ दफ़ा डालनी पड़ जाती हैं. टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन से हो सकते हैं? फिक्स सीक्वेंस हो सकता है. द सेम सीक्वेंस ऑफ सबटैक्स इज अलाउड ऑलवेज फॉलोड, जैसे कि जो फिक्स सीक्वेंस है कि आपने हर सीक्वेंस को हर दफ़ा उसी तरीके से फॉलो करना होता है. फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे टी मेकिंग का किया था, तो वो प्लान 3 जो है वो हमेशा सीक्वेंस में ही करना होगा, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा. ऑप्शनल सब टास्क कौन कौन सी हो सकती हैं? सब टास्क दे मे और मे नॉट बी परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस. So subtask 2 in plan 0 in the HTA of tea making. So tea making में जो subtask 2 थी वो ऑप्शन होती है, जैसे कि हम अगर दोबारा इसमें देखें empty pot है, तो empty pot को हम कह रहे हैं कि वो टी मेकिंग में एक तरह से ऑप्शनल सबटास्क है. करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहें तो बेशक ना करें. टाइप्स ऑफ प्लान कौन से होते हैं? वो वेटिंग फॉर इवेंट्स. अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वेट करना पड़ता है, जैसे कि हमें 4 और 5 मिनट्स वेट करना है टी मेकिंग में. फिर वेट फॉर द अकरेंस ऑफ सम इवेंट, जैसे वेट फॉर कैटल टू बॉयल इन प्लान 1 है इन द HTA ऑफ टी मेकिंग. तो टी मेकिंग में जो हमें बॉयल का है वो इवेंट का है, और इसी तरह जो 0 में टी मेकिंग में है कि चाहे ब्रू हो जाए या दम पे आ जाए, तो उस जगह पे हमें वेट फॉर 4 और 5 मिनट्स का जो हमारा प्लान 4 है उसको भी हमें देखना पड़ता है. फिर साइकिल्स हैं. रिपीट सम सब टास्क अंटिल अ कंडीशन इज रीच, जैसे कि हमने मोर टी वाली सब सीक्वेंस को हमने रिपीट करना है, तो 5.1 से 5.3 तक, जब तक कि हम कहें कि इससे ज़्यादा चाय हमें नहीं चाहिए या चाय की पॉट जो है वो खाली हो गई. टाइम शेयरिंग है. सम सब टास्क कैन बी डन एट द सेम टाइम, जैसे सब टास्क 1 और 2 कैन बी डन एट द सेम टाइम इन द HTA ऑफ टी मेकिंग. तो टी मेकिंग के उसमें हम 1 और 2 को साथ साथ कर सकते हैं. बॉयल वाटर जब तक हो रहा हो तब तक हम एम्प्टी पॉट कर सकते हैं. फिर डिस्क्रिशनरी सब टास्क क्या है? वेदर टू परफॉर्म सम सब टास्क इज एट द पीपल्स डिस्क्रिशन. हम डिसाइड लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कैसे करते हैं. जैसे कि हमने जो हमारे पास रूम क्लीनिंग का हमने HTA बनाया था, उसमें प्लान 3 था कि वो कोई सा भी रूम क्लीन कर सकते हैं और कुछ ही रूम को ओमिट भी कर सकते हैं अगर उसकी क्लीनिंग ज़रूरी नहीं है. सिमिलरली मिक्सचर जो है, मोस्ट प्लान्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे जो प्लान 1 इन द HTA ऑफ टी मेकिंग इज लार्जली अ फिक्स्ड सीक्वेंस बट स्प्लिट बाय अ वेट. सो जो हमारे प्लान 1 है उसमें एक ही जैसा एक्शन चलता है, लेकिन बीच में एक वेट आ जाता है क्योंकि हमारी हमें बॉयल होने का तो इंतज़ार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए.
एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हायरार्किकल टास्क एनालिसिस के ये सिंपल एंड फ्लेक्सिबल मेथड है, डज नॉट डिपेंड ऑन अ मेथोडोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, हमें किस मेथोडोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये हमें इनेबल करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क हायरार्की दैट कुड बी फर्दर डिटेल, कि हमें हायरार्की पता चल जाती है, फिर हम उसमें फर्दर डिटेल भी डालते जाते हैं जैसे हमने देखा। ऑल्दो HTA is task oriented and to some extent user oriented, still maintain a strong relationship with the traditional software engineering. Although ये टास्क ओरिएंटेड होता है कि हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, इसी तरह यूजर जो टास्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मॉडल को लेके चल रहा होता है। HTA provides information in inefficiencies in tasks that can be used for developing product requirements, और इसी तरह से इसके ज़रिए हमें वो इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि इनएफिशिएंसीज इन टास्क क्या हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो नज़र आ जाए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ओमिशन की गैस ऑन करने की, तो ये टास्क एनालिसिस से हमें HTA से पता चल गया कि गैस ऑन नहीं करेंगे, या तो चूल्हा पहले से जल रहा होगा, वो भी ख़तरनाक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हमारी और अच्छी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर क्रिएटिंग HTA डायग्राम, सो डिफरेंट एनालिस्ट विल जनरेट इनकंसिस्टेंट हायरार्कीज एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिटेल। क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इस वजह से हर एनालिस्ट जो है वो अपने तरीके से हायरार्की के लेवल्स बता रहा होगा और डिटेल्स बता रहा होगा, जिसमें ज़ाहिर बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। इसी तरह HTA रिक्वायर्स बोथ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट अ टूल दैट कैन बी अप्लाइड इमीडिएटली। अब इसमें जो है ज़ाहिर बात है कि ट्रेनिंग भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी आपको पता चलता है। सो ये इमीडिएटली नहीं अप्लाई कर सकते। फिर ये प्रेडिक्टिव टूल नहीं है और ये फोकस करता है एग्जिस्टिंग टास्क पे, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये हो जाएगा, ये जो एग्जिस्टिंग टास्क है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी तरह जब आप टास्क को सब टास्क, मजीद सब टास्क और फिर रिकर्सिव टास्क में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो उसका डायग्राम होगा वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर कंकरेंट टास्क एंड और जो टास्क जो कि ओवरलैप कर सकती हैं एक दूसरे से, उनको हम अलग अलग नहीं, यानी ओवरलैपिंग में दिखा नहीं सकते, उनको अलग अलग ही दिखाना पड़ता है। सो ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है। इंटरप्शन हार्ड टू एक्सप्रेस इन डायग्राम्स, इसी तरह जो इंटरप्शंस आ जाती हैं उनको डायग्राम पे बताना बड़ा मुश्किल है। अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, चूल्हा बंद हो गया तो चूल्हा को दोबारा ऑन करना है, दोबारा बॉइलिंग जब तक नहीं हो जाती, उसको गैस किसी तरह वजह से बंद हो गई है, तो अब आप वो इंटरप्शन जो आई है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते डायग्राम में। इसके बाद हम चले जाते हैं नॉलेज बेस्ड एनालिसिस में। इसमें क्या करना पड़ता है? अंडरस्टैंड द नॉलेज नीडेड टू परफॉर्म अ टास्क। हमें सबसे पहले नॉलेज को अंडरस्टैंड करना होता है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन इन्वॉल्व, हमें सारे ऑब्जेक्ट्स और एक्शन जो है वो लिस्ट करने होते हैं। फिर बिल्ड टेक्सोनॉमीज टू स्ट्रक्चर दीज, फिर उनके ऊपर हमें टेक्सोनॉमीज बनानी होती हैं, पूरा डिफाइन करना होता है उस स्ट्रक्चर पे। यूज दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर ट्रेनिंग, और फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको हमने ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना होता है। अब नीड टू नो अबाउट कार कंट्रोल क्लासिफिकेशन, अगर हमें कुछ कार क्लासिफिकेशन कंट्रोल की क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके बारे में जानना होता है। पहले स्टीयरिंग है, हमें स्टीयरिंग व्हील और इंडिकेटर के बारे में जानना होता है। फिर इंजन है, इंजन की स्पीड, उसकी डायरेक्ट है, इग्निशन, एक्सेलरेटर, फुट ब्रेक्स, ये जो है इनके बारे में जानना होता है। गियर में हमें क्लच और गियर स्टिक को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। लाइट्स जो हैं वो एक्सटर्नल है, हेडलाइट्स, हैजर्ड लाइट्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल ये है कि जो कर्टेसी लाइट्स चल रही होती हैं, वार्निंग वगैरह, उनको देखना होता है। फिर पार्किंग अगर हमें करनी है तो हैंड ब्रेक, डोर लॉक वगैरह को देखना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक गाड़ी को चलाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बगैर हम गाड़ी नहीं चला सकते। टेक्सोनॉमी क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स माइट बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन इंटेंडेड पर्पस एंड ऑडियंस। अब अगर हम ड्राइविंग के कंट्रोल को देखें तो ड्राइविंग वर्सेस रिपेयरिंग बाय मैकेनिक के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो रिपेयर कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा हैंड ब्रेक खींची है तो हैंड ब्रेक के अंदर इंटरनल वाली लाइट नहीं ऑन हुई, हैंड ब्रेक कितनी खींची है कि उसकी वजह से गाड़ी रुक रही है, पूरी नहीं रुक रही। सो मैकेनिक का स्टाइल कुछ और हो जाएगा और ड्राइविंग करते वक्त आपका स्टाइल कुछ और हो जाएगा। इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं कि ये
ड्राइविंग की टेक्सोनॉमी कुछ और है, मैकेनिक के लिए वही गाड़ी, वही स्टीयरिंग व्हील, वही ब्रेक, वही क्लच, वही पैडल जो है कुछ और मीनिंग रखते हैं। टास्क डिस्क्रिप्टिव हायरार्की में XOR है, ऑब्जेक्ट इन ओनली वन कैटेगरी, एंड है ऑब्जेक्ट इन ऑल कैटेगरीज, ऑब्जेक्ट और है जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट इन एटलीस्ट वन कैटेगरी। तो हम तीन तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, XOR का हम ये वाला यूज करते हैं, एंड का हम ये वाला यूज करते हैं, और के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। कार कंट्रोल में अगर हम XOR को देखें तो हमारे क्या होंगे, वॉश और वाइप एंड फंक्शन XOR वाइप और वॉश। अब वाइप करना है तो फ्रंट वाइपर्स है और रेयर वाइपर्स हैं जो सामने भी होते हैं और कुछ गाड़ियों में पीछे भी दिए होते हैं, और वॉश में है कि फ्रंट वॉशर्स एंड रेयर वॉशर्स को हमने ताकि वो उसमें से पानी निकलेगा तो तभी वो वाइप करेगा। तो हमने और में क्या था कि या हम वाइप करेंगे या हम वॉश करेंगे। पोजीशन ऑफ XOR यानी ये फंक्शन हो गया। पोजीशन क्या है, फ्रंट का फ्रंट वाइपर्स है और फ्रंट वॉशर्स यूज होंगे, रेयर में रेयर वाइपर्स और रेयर वॉशर्स ही यूज होंगे। सो ये XOR की पोजीशनिंग बता रहा है कि कौन सा किस पे होगा। वाइप करने पे दोनों हमारे पास चॉइस है कि फ्रंट या रेयर वाइपर्स यूज सकते हैं। वॉश में भी इसी तरह पीछे का है, ये फंक्शन है। लेकिन जब हम पोजीशन करेंगे तो फ्रंट के लिए फ्रंट वाइपर और फ्रंट वॉश एक साथ ही यूज होगा, रेयर के लिए रेयर वाइपर और रेयर वॉशर एक साथ यूज होगा। किचन आइटम में अगर हम और करें तो आप किसी एक चीज को हम लेके सकते हैं। प्रिपरेशन है मिक्सिंग बाउल, प्लेट, चॉपिंग बोर्ड। अगर हमने प्रिपेयर करना है तो या तो हमें मिक्सिंग बाउल चाहिए होगा या प्लेट चाहिए होगी या चॉपिंग बोर्ड चाहिए होगा जिसपे हम कटिंग कर सकते हैं। कुकिंग में या तो हमें फ्राइंग पैन चाहिए होता है या कैसरोल चाहिए होता है, डिश चाहिए होती है या सॉस पैन चाहिए होता है। सो डिपेंड करता है क्या चीज़ है। जब हम डाइनिंग कर रहे होते हैं तो प्लेट चाहिए होती है या सूप बाउल चाहिए होता है या वो पूरी डिश चाहिए होती है या ग्लास चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है हम जो भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे और आ जाता है। यूनिकनेस रूल मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। हमें ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि यूनिकनेस कहाँ है। अब एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट डिस्टिंग्विश मिक्सिंग बाउल एंड चॉपिंग बोर्ड। अब मिक्सिंग बाउल और चॉपिंग बोर्ड में बाज़ दफ़ा हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए मिक्सिंग बाउल और प्लेट में, ताकि हमें पता हो कि जब चीज़ मिक्सिंग बाउल में रखी जा रही है तो वहाँ हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जब सर्व करनी है तो वो प्लेट में जानी है। किचन आइटम एंड में हम कह रहे हैं कि अब शेप XOR हमने लगा दी शेप के लिए, और यहाँ पे हमने एंड कंडीशन लगाई है और ये XOR लगाई है कि मिक्सिंग बाउल की जो डिश हैं वो मिक्सिंग बाउल है, कैसरोल है, सॉस पैन है, सूप बाउल है और ग्लास है, ये डिश की फॉर्म में होते हैं। और फ्लैट में हमारे पास प्लेट है, चॉपिंग बोर्ड है और फ्राइंग पैन है। सो ये हमारे हमें शेप की डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि कौन सी शेप चाहिए। तो अगर हमें डिश चाहिए तो हम इनमें से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें फ्लैट चाहिए तो हम इनमें से कोई एक ले सकते हैं। इसी तरह से जब हमने XOR को कर दिया तो अब हमारे पास एंड का और क्या होगा। अब प्रिपरेशन में हमें क्या होगा, मिक्सिंग बाउल और प्लेट और चॉपिंग बोर्ड होगा, में से कोई एक हम ले लेंगे। अब ये और है ना, तो इनमें से कोई एक चीज़ ले लेंगे। कुकिंग में हम फ्राइंग पैन, कैसरोल या सॉस पैन में से कोई एक ले लेंगे। डाइनिंग में जो है हमारे पास फिर हमें प्लेट्स, सूप बाउल और कैसरोल, ये तीनों चीज़ें भी चाहिए हो सकती हैं डिपेंडिंग के हम क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। लेकिन ड्रिंक के लिए हमें ग्लास ही चाहिए, हर सूरत में चाहिए है। यूनिक बात क्या है, ईच ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ग्रामर। सो KRG क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ग्रामर है, जिसके जरिए हम यूनिक बात दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ कैसरोल डिश में हम ये कह रहे हैं कि किचन आइटम है, शेप डिश है, फंक्शन कुकिंग, डाइनिंग फॉर फूड। सो ये किचन आइटम है, XOR है, जो एंड इसकी शेप डिश है, एंड ये फंक्शन है। इस फंक्शन में और ये किस काम के लिए यूज हो सकता है, और या तो ये कुकिंग के लिए यूज हो सकता है या
डाइनिंग फॉर फूड, यानी जब फूड में डिश में बन जाता है तो हम उसी में सर्व भी कर सकते हैं। फिर हम एंड कह रहे हैं किचन आइटम्स हुज शेप इज डिश एंड इट्स फंक्शन इज कुकिंग और यूज फॉर डाइनिंग फॉर फूड। तो इसका फंक्शन या तो कुकिंग है या डाइनिंग फॉर फूड है। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, ये पूरी जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसको। Taxonomy of action can also structure action based on genericity instead of how to do it decomposition. Make general statements about tasks. So genericity क्या है कि general statement about task को हम define कर सकते हैं। अब अगर हम किचन जॉब को देखें और में कि प्रिपरेशन है बीटिंग, मिक्सिंग, पोरिंग। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो हम बीट कर रहे हैं उसको, या हम मिक्सिंग कर रहे हैं, चीज़ों को मिला रहे हैं, या हम उसमें पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं पानी। फिर कुकिंग में है या तो हम फ्राई कर रहे हैं या बॉईल कर रहे हैं या बेक कर रहे हैं चीज़ों को। डाइनिंग में ये है कि हम या तो पोर कर रहे हैं या ईट कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, कि हम चीज़ों को या तो डाल रहे हैं या हम उसको खा रहे हैं या हम पी रहे हैं। फिर टेक्सोनोमी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक टू लुक फॉर ओमिशंस। अब हमें क्रॉस चेक करना है कि हमने कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। परहैप्स ईजियर टू सी व्हाट पीपल यूज देन टू सी व्हाट दे डू। सो हमें इसमें ये देखना आसान है कि लोग क्या यूज कर रहे हैं बजाय इसके कि हम वो क्या कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल एड टेक्सोनोमी, या हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि क्लासिफाई करें फूड्स को फॉर एग्जाम्पल। सो जेनरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल टास्क क्या हो जाएगी कि अगर हम इसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करें, नॉलेज जनरलाइज करके, तो हमारे पास या ग्रामर यूज करें, अगर हम KRG यूज करें सेंटेंस की। फॉर एग्जाम्पल है कि ईटिंग अ कैरेट ऑफ अ प्लेट। अब हम ये बता रहे हैं कि कैरेट को या गाजर को प्लेट से खाना है। किचन जॉब में हम डाइनिंग में कह रहे हैं कि यूजिंग किचन आइटम फॉर एग्जाम्पल, एंड शेप फ्लैट है, फंक्शन डाइनिंग है, इसकी प्रिपरेशन क्या है टू फूड और रूट वेजिटेबल, और इसमें हम खाना भी डाल सकते हैं या वेजिटेबल रख सकते हैं। इश्यूज क्या हैं? जेनरलिफिकेशन है, नॉट बॉदरिंग विद सर्टेन लो लेवल डिस्टिंक्शंस। हम बहुत सारी लो लेवल डिस्टिंक्शंस को जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम लो लेवल की डिस्टिंक्शंस पर बॉदर नहीं करते। बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ग्रामर के सेंटेंसेस हो जाएं तो फिर हमें उसको मोर जनरलाइज करने की ज़रूरत होती है। सो अगर बहुत कम KRGs हों सेंटेंसेस तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो टू ग्रेट हो जाती है, यानी हमने उसको जनरलाइज ज़्यादा कर दिया होता है, बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर लिया होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़े से बढ़ाने पड़ जाते हैं। ये एक डायलेमा सा रहता है कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेके आ गए हैं। सो एंटिटी रिलेशन टेक्निक्स कौन सी हैं? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड देयर रिलेशनशिप। सिमिलर ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बराबर, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? इसमें इंक्लूड हो जाता है नॉन कंप्यूटर एंटिटीज भी इंक्लूड हो जाती हैं, और एम्फेसिस जो है वो डोमेन अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है, नॉट ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जाहिर बात है कि ऊप में इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो रनिंग एग्जांपल अगर हम देखें, विराज वेजीज अ मार्केट गार्डनिंग फर्म, ये मार्केट करती है गार्डनिंग की चीज़ों को। ओनर जो है, मैनेजर जो है वो वीरा ब्राइटशॉ हो गई। एम्प्लॉयज़ में सैम गमेज एंड टोनी पी ग्रीन हो गए हैं। वेरियस टूल्स जो होते हैं वो है ट्रैक्टर फर्गी के नाम से। 2 फील्ड्स एंड अ ग्लास हाउस है इसके पास। न्यू कंप्यूटर कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम है। तो ये इसमें चीज़ें मौजूद हैं इस वेराज वेजीज की गार्डनिंग फर्म में जो मार्केट करती है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्ट विद लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासिफाई देम। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल थिंग्स लाइक स्पेड, प्लो, ग्लास हाउस, कि उसके पास कुदाल है, बेलचा है या ग्लास हाउस है। एक्टर्स कौन से हैं? ह्यूमन एक्टर्स हैं, वेरा है, सैम है, टोनी है, और फिर उसके अलावा कस्टमर्स हैं। इसी तरह व्हाट अबाउट द इरिगेशन कंट्रोलर जो कि उसमें मौजूद है, सो वो भी एक्टर है कि नहीं है? सो
उसको भी देखना पड़ता है। कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, सेट्स हैं, टीम कौन कौन सी है, वीरा और सैम और टोनी की है। टपल्स क्या हैं, जो कि उसके अंदर ट्रैक्टर में भी फर्जी और प्लाव के ट्रैक्टर भी हो सकता है, जो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है या स्मॉल ट्रैक्टर है फर्गी के नाम से, या प्लो जो बेलचा है वो भी एक बन सकता है। एट्रीब्यूट्स कौन से हो जाएंगे, टू द ऑब्जेक्ट्स ऐड एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट पंप है, सिंपल इरिगेशन पंप आ गया, इसका मतलब है एट्रीब्यूट्स क्या हैं, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा या फॉल्टी होगा, और उसकी कैपेसिटी क्या है उस पंप की कि वो 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को पंप कर सकता है। नीड नॉट टू बी कंप्यूटेशनली कंप्लीट। अब ये जो कुछ भी है इसमें एट्रीब्यूट्स, ये कंप्यूटेशनली हो सकता है कंप्लीट हो सकता है ना भी हो, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकता है रह गए हों। अब एक्शंस क्या हैं, लिस्ट एक्शन एसोसिएट विद ईच। अब हम एक्शंस पहले लिस्ट करेंगे फिर उनको एसोसिएट करेंगे। एजेंट क्या है, हु परफॉर्म्स द एक्शन। पेशेंट क्या है, विच इज चेंज बाय द एक्शन। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो जो यूज उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज हुआ है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सैम एंड एजेंट प्लांटेड, ये एक्शन है। द लीक्स, जो लीक जो पौधे हैं उनको, या जो कि उसने जो एग्जाम्पल्स क्या हैं, सैम एक एजेंट है जिसने प्लांट किया है, ये एक्शन है। द लीक्स, जो पाइप या जहां से पानी लीक हो रहा था उनको उसने ठीक किया है। सो सैम एक एजेंट बन गया, उसने प्लांटेड द लीक्स किया है, पेशेंट हो गया। टोनी डग द फील्ड विद द स्पेड, इसी तरह टोनी जो है वो एजेंट हो गया, डग जो है वो एक्शन हो गया, और जो इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया है वो स्पेड हो गया। और फील्ड को डग किया है तो फील्ड जो है वो पेशेंट हो गई। सो इवेंट क्या है, व्हेन समथिंग हैपन्स, अगर कुछ होगा तो इवेंट होगा। परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है, सैम डग द कैरेट्स, अगर सैम ने कैरेट को डग किया है तो ये परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन हो गई। स्पॉन्टेनियस क्या है, द मैरो सीड जर्मिनेटेड, के जो सीड जो है वो जर्मिनेट हो गई है, या ह्यूमिडिटी जहाँ पे वो मेंटेन करनी है ग्लास हाउस में वो ड्रॉप्स बिलो 25% को अगर मेंटेन करना है, अगर वो ड्रॉप हो गई है तो फिर जाहिर बात है ये स्पॉन्टेनियस इवेंट है। सो टाइम्ड इवेंट्स क्या है, एट मिडनाइट द कंट्रोलर टर्न्स ऑन। अब मिडनाइट पे जो ग्लास हाउस का कंट्रोलर है वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खुद ब खुद टर्न ऑन हो जाना चाहिए। सो ये टाइम्ड इवेंट्स हैं। रिलेशनशिप क्या है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल में सैम इज सबऑर्डिनेट टू वेरा, वेरा जाहिर बात है ओनर है तो सैम उसका सबऑर्डिनेट है, ये सोशल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है। स्पेशल में क्या है, पंप 3 इज इन द ग्लास हाउस। सो स्पेस में क्या है कि पंप 3 जो है वो ग्लास हाउस में मौजूद है, वहां पे लीक हो रही है तो उसको उसने ठीक करना है, फर्ज करें। एक्शन और ऑब्जेक्ट क्या है, एजेंट लिस्टेड विद द ऑब्जेक्ट, पेशेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। सो जैसे कि हमने कहा कि सैम ने प्लॉ से डिग किया, तो सैम जो है वो एजेंट है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो फील्ड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गई और वो डगिंग कर रहा है तो ये उसकी ऑब्जेक्ट हो गई। पेशेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए कि भाई फील्ड को उसने प्लॉ से किया है तो फील्ड जो है वो पेशेंट हो गई और इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लॉ या बेलचा हो गया। एक्शन एंड इवेंट्स क्या है, टेम्पोरल एंड कैजुअल हो सकते हैं, टाइम बेस्ड भी हो सकते हैं और कैजुअल भी हो सकते हैं। सैम डिग्स द कैरेट्स बिकॉज वीरा टोल्ड हिम। सो उसको कैरेट्स को निकालना है, खोदना है क्योंकि वीरा ने कहा था। तो अब ये टाइम बेस्ड भी हो गए, जब उसने कहा तो उसने किया, और कैजुअल भी हो गए कि जब बोला गया तो किया। टेम्पोरल रिलेशंस क्या हैं, यूज एचटीए और डायलॉग नोटेशंस। अब इसमें हम एचटीए भी यूज कर सकते हैं और डायलॉग नोटेशंस भी यूज कर सकते हैं। डायलॉग नोटेशंस हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। शो टास्क सीक्वेंस हो सकता है, यानी नॉर्मल जो एचटीए में जिस तरह आप टास्क बताते हैं, और शो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल भी बता सकते हैं।
रिलेशन मॉडल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम करें कि ऑब्जेक्ट विथ एम्प्लॉय होगा, रिलेशनशिप है कि वर्क्स ऑन, ऑब्जेक्ट फिर क्या हो गया, प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एंटिटी रिलेशन डायग्राम इज यूज टू कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट रिलेशनल डाटाबेस। सो हमने एंटिटी ERD को यूज किया है जो आपस में रिलेशनशिप बता रहा है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान क्या होती हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये रिलेशनशिप है, और ये ऑब्जेक्ट है यानी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और जिस चीज पे काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं। मैनुअल्स क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, बट गुड फॉर कीवर्ड्स एंड प्रॉम्प्टिंग इंटरव्यूज, और हम कीवर्ड्स और इंटरव्यूज को भी यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होती हैं, लेबोरेटरी में भी होती हैं और फील्ड में भी होती हैं, डिपेंडिंग के वो टास्क कहाँ हो रही है। इंटरव्यूज क्या हैं, जो एक्सपर्ट या वो जो है वो मैनेजर और वर्कर दोनों से इंटरव्यू करता है और टास्क को समझने की कोशिश करता है ताकि वो टास्क एनालिसिस को सही तरह से परफॉर्म कर सके। अर्ली एनालिसिस क्या है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट, आपने ट्रांसक्रिप्ट से एक्सट्रैक्ट किया यानी लिस्ट नाउन्स या ऑब्जेक्ट्स और फिर वर्ब्स जो कि एक्शंस हैं, जाहिर बात है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ग्रामर में हमने काम करना है। बी अवेयर टेक्निकल लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट, द रेन पोर्ट वर्सेस आई पोर्ट द टी। अब रेन पोर्ट जो है इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्योंकि बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। आई पोर्ट द टी का मतलब ये है कि मैंने चाय डाली। अब यहाँ पे वहां पे पोर्ट बहुत तेजी की बात हो रही है और यहाँ पे पोर्ट का मतलब ये है कि आप कर रहे हैं। सो ये पोर्ट का वर्ड वही वर्ब है, वही एक्शन है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। सॉर्टिंग एंड क्लासिफाइंग क्या है, ग्रुपिंग और अरेंजिंग वर्ड्स ऑन कार्ड्स, कि हम जब कार्ड्स पे जब हम वर्ड्स कर देते हैं या उनको ग्रुप कर दें और या हम अरेंज कर दें तो वो फिर सॉर्टिंग हो जाती है या क्लासिफाइंग हो जाती है। रैंकिंग ऑब्जेक्ट्स एक्शन फॉर टास्क रेलेवेंस, सो अगर हम टास्क रेलेवेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को रैंक कर देते हैं, जैसे हमने हायरार्की बनाई है हायरार्किकल उसमें, तो ये जो रैंकिंग होती है ये भी सॉर्टिंग हो जाती है या क्लासिफाइंग हो सकती है। इसी तरह यूज कमर्शियल आउटलाइनर, हम कमर्शियल आउटलाइनर्स जो कमर्शियली अवेलेबल टूल्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। इटरेटिव प्रोसेसेस क्या हैं, डाटा सोर्सेज और एनालिसिस, ये इटरेटिव है, हमने किस डाटा सोर्स के ऊपर कौन सा एनालिसिस करना है ये हमने इटरेशन पे लेके चलना होता है, बट कॉस्टली। सो यूज चीप सोर्सेज वेयर अवेलेबल, क्योंकि ये एनालिसिस करना और डाटा सोर्स को रखना ये बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जितना चीप हम एनालिसिस कर सकें उतना हमारे लिए बेहतर होता है। यूजेस मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, हम मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्चुअल मैनुअल जो होता है वो फ्रॉम नॉलेज और एंटिटी, और ये रिलेशन बेस्ड एनालिसिस करके दिखा रहा होता है। गुड फॉर ओपन एंडेड टास्क, ये अच्छा होता है जहाँ पे ओपन एंडेड टास्क हो, जहाँ पे टास्क को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। प्रोसीजरल जो होता है मैनुअल वो हाउ टू डू इट होता है मैनुअल होता है, और ये HTA की डिस्क्रिप्शन से आता है। ये गुड फॉर नोवाइसेस होता है, जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं उनको करना होता है। एज्यूम्स ऑल टास्क नोन, और ये एजम्पशन पे इस एजम्पशन पे चल रहा होता है कि सारी टास्क हमें पता होती हैं। टू मेक अ कप ऑफ टी पे हम ये कह रहे हैं कि बॉयल वाटर, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई अब इसमें जो है ना उसमें लिख दिया कि भाई आपने बॉयल वाटर जो है ना C/2, एम्प्टी पॉट, मेक पॉट C/3, वेट 4 और 5 मिनट्स, पोर टी से पे छोड़। तो हमने ये बता दिया कि पेजिंग पे कौन से पेज पे जाना है। मेक अ पॉट जो जैसे मेक अ पॉट C/3 पे जाना है तो पेज 3 पे हमने ये लिखा, वन वाटर हैज बॉइल्ड, वार्म पॉट, पॉट को वार्म करें, पुट टी लीव्स इन पॉट, पोर इन बॉइलिंग वाटर। सो हमने उसमें ये डिस्क्राइब कर दिया, ये हाउ टू डू इट में हमने उसको डिटेल में बता दिया कि भाई ये टास्क हैं, इन टास्क को इन जगह पर डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर एक एग्जांपल भी दे दी कि इस टास्क को हमने कैसे पेज 3 पे किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सो ये इसी तरह डिटेल में आप पूरा दे सकते हैं। दिस
brings us to the end of this lecture. In summarize, we have covered today different aspects of task analysis. हमने सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि टास्क एनालिसिस क्या है, फिर हमने हायरार्किकल टास्क एनालिसिस को डिफ़ाइन किया, फिर हमने नॉलेज बेस्ड टास्क एनालिसिस को डिफ़ाइन किया, फिर हमने एंटिटी रिलेशनशिप जो थी वो टास्क एनालिसिस में डिफ़ाइन की, और फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन को टच किया. सो आज हमने इन तमाम चीज़ों को टच किया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.